नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक पर स्वागत है। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में हमने देखा है कि भारत के इतिहास से हमको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ख़ासकर भारत के इतिहास में जितने भी प्रमुख युद्ध रहे हैं उन पर एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने वॉर्स एंड बैटल्स की सीरीज़ को कंप्लीट किया, जहाँ पर हमने आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के सभी इंपॉर्टेंट वॉर्स एंड बैटल्स को डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम भारत के इतिहास से जितने भी प्रमुख युद्ध रहे हैं उन पर एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ताकि इस टॉपिक से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दशराग युद्ध को हम द बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से भी जानते हैं और इस युद्ध को दशराजन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध भरत कुल के राजा सुदास के बीच में और 10 राजाओं के गठबंधन के बीच में हुआ था। 10 राजाओं के गठबंधन का नेतृत्व यहाँ पर पुरुकुल ने किया था। राजा सुदास का मार्गदर्शन यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ ने किया था और पुरुकुल का मार्गदर्शन यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र कर रहे थे। ये युद्ध आज से लगभग 7000 साल पहले हुआ था और इस युद्ध को भारत के इतिहास का प्रथम युद्ध भी माना जाता है। फ्रेंड्स, ये युद्ध पंजाब में पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, जिसको आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, पुरुषनी रिवर। यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है कि इस बैटल का उल्लेख हमको ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेडिसफिश का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मैसेडोनिया का राजा अलेक्जेंडर, जो विश्व विजय की कामना से निकला था, उसके बीच में और पंजाब के राजा पोरस के बीच में बैटल ऑफ हेडिसफिश हुआ था। यह बैटल फ्रेंड्स पंजाब में झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था और यह बैटल लड़ा गया था 326 बीसी में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, 326 बीसी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद लड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है फ्रेंड्स ये। इस युद्ध को लड़ने के बाद राजा अशोक बहरी घोष यानी कि युद्ध से विजय की जो नीति होती है उसको त्याग देते हैं और धम्म घोष यानी कि धर्म से विजय की नीति को अपनाते हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र और सम्राट अशोक के समय हम ये देखते हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मौर्य वंश ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कलिंग के युद्ध की। कलिंग के युद्ध के बारे में हमको सम्राट अशोक के अभिलेखों से पता चलता है और यहाँ पर रॉक एडिक्ट 13 से हमको पता चलता है कि सम्राट अशोक के राजा बनने के 9 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में सम्राट अशोक ने कलिंग के शासक अनंत पद्मनाभम को हराया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, सम्राट अशोक ने राजा बनने के 9 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर फ्रेंड्स आप हिस्ट्री को बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ साथ हिस्टोरिकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं, जिससे आप हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंसिवली समझ सकें, तो फ्रेंड्स आपको रूट ऐप पर हिस्ट्री का लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच दोनों ही अवेलेबल है। आप उसको एक बार विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स और टेस्ट सीरीज सभी अवेलेबल होता है। तो इस बैच को आप एक बार ज़रूर रूट ऐप पर विजिट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैनी के युद्ध में चोल सम्राट कारीकल ने किसको हराया था? फ्रेंड्स, ये युद्ध 198 एडी में लड़ा गया था और इस युद्ध में हम देखते हैं कि चोल सम्राट कारीकल ने चेरा पांड्या के साथ दूसरे राजाओं का जो गठबंधन था उनको हराया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, चेरा और पांड्या के गठबंधन को यहाँ पर कारीकल ने 198 एडी में हराया था। ये संगम काल का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था और इस युद्ध का उल्लेख हमको संगम काल की ही एक फेमस किताब जो तमिल में लिखी गई थी, पतन पल्लई, उसमें मिलता है। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपुरम्बियम का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? त्रिपुरम्बियम का युद्ध 879 से लेकर 885 एडी के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध पांड्या साम्राज्य और पल्लव साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। इस युद्ध में फ्रेंड्स पल्लव साम्राज्य की विजय होती है और यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि इस युद्ध में एक तरफ पांड्या राजा वराहगुण थे और दूसरी तरफ पल्लव साम्राज्य के राजा आदित्य के साथ पश्चिम गंगा साम्राज्य और चोल साम्राज्य थे। तो इस युद्ध में पल्लव साम्राज्य को गंगा साम्राज्य और चोल साम्राज्य का समर्थन भी प्राप्त था। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध तिरुपुरम्बियम का युद्ध पांड्या साम्राज्य और पल्लव साम्राज्य के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में विजय प्राप्त होती है पल्लव साम्राज्य को। तो यहाँ पर आपको सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्वमेध पराक्रम की उपाधि किसने धारण की थी? ये उपाधि गुप्ता साम्राज्य के प्रमुख शासक समुद्रगुप्त ने धारण की थी।
फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त गुप्ता काल के बहुत ही प्रोमिनेंट शासक हैं। इन्होंने अपने काल में जितने भी युद्ध लड़े, उन सभी युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की। इनको हिस्टोरियन वी ए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा था। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के समय उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया था, विंध्या क्षेत्र के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, दक्षिण भारत के 12 प्रमुख राजाओं को हराया था। इसी के साथ उन्होंने सीमांत राज्यों के राजाओं पर भी विजय प्राप्त की थी। इन सब युद्धों में जीत के बाद ही उन्होंने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमको इलाहाबाद प्रशस्ति से पता चलता है। ये प्रशस्ति हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के राजकवि थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलकेशिन द्वितीय किस राज के राजा थे? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य कुल के राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय और पुष्यभूति कुल के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन के बीच में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसको नर्मदा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध 618 एडी में हुआ था, नर्मदा नदी के किनारे। इस युद्ध में हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय की विजय होती है, जिस जीत के बाद यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण पदपति की उपाधि ग्रहण करते हैं और हर्षवर्धन यहाँ पर उत्तर पदपति की उपाधि ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमको अहिहोल शिलालेख से पता चलता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शिलालेख भी, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य कुल से आते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल राजा पराकांत प्रथम ने वेल्लूर के युद्ध में किसे हराया था? चोल राजा पराकांत प्रथम ने पांड्या राजा राज सिम्हा को वेल्लूर की लड़ाई में हराया था। ये लड़ाई 915 एडी में लड़ी गई थी। इस युद्ध के बाद चोल राजा पराकांत प्रथम 916 एडी में राष्ट्रकूट राजा कृष्णा तृतीय को हराते हैं और उस युद्ध को वल्लाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी वॉर्स एंड बैटल्स की जो वीडियो सीरीज़ है उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर हमने हर बैटल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्की का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? मस्की का युद्ध तुंगभद्रा नदी के किनारे 1019 एडी में लड़ा गया था। ये युद्ध फ्रेंड्स चोल साम्राज्य के राजा राजेंद्र प्रथम के बीच और चालुक्य साम्राज्य के राजा जय सिम्हा के बीच हुआ था। इस युद्ध में चोल साम्राज्य के राजा राजेंद्र प्रथम की विजय होती है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि राजेंद्र प्रथम ने पाल साम्राज्य के राजा महीपाल को हराया था और उनको हराने के बाद राजेंद्र प्रथम गंगईकोंडा चोलपुरम की उपाधि धारण करते हैं। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। तो यहाँ पर बैटल ऑफ मस्की तुंगभद्रा नदी के किनारे हुआ था, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुप्पम का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? कुप्पम का युद्ध चोल साम्राज्य के राजा राजाधिराज चोल और चालुक्य साम्राज्य के राजा सोमेश्वर प्रथम के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। इस युद्ध में चोल साम्राज्य के राजा सोमेश्वर प्रथम की जीत होती है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि बैटल ऑफ कुंडल संगमम लड़ा गया था और फिर उस युद्ध में हम ये देखते हैं कि चोल साम्राज्य के राजा राजेंद्र द्वितीय ने चालुक्य साम्राज्य के सोमेश्वर को हराया था। फ्रेंड्स, वो युद्ध 1062 एडी में लड़ा गया था। इस पॉइंट को भी नोट करना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कुप्पम का युद्ध चोल साम्राज्य के राजा राजाधिराज चोल और चालुक्य साम्राज्य के राजा सोमेश्वर प्रथम के बीच लड़ा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए हुआ था? फ्रेंड्स, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। ये संघर्ष हमको प्रारंभिक मध्यकालीन युग में देखने को मिलता है। इस संघर्ष में पाल साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य और प्रतिहार साम्राज्य शामिल थे और इन तीनों साम्राज्यों के बीच में कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए यह संघर्ष होता है। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा दाहिर किस क्षेत्र के राजा थे? तो यहाँ पर राजा दाहिर सिंध के राजा थे और आज की डेट में सिंध पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। राजा दाहिर सिंध के आखिरी हिंदू राजा थे। उनको मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में रावर के युद्ध में हराया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यह बैटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रावर का युद्ध, इसको भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गजनी ने पेशावर के युद्ध में किसे हराया था? पेशावर का युद्ध 1001 एडी में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गजनी ने जयपाल को हराया था। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गजनी और जयपाल के बीच वह हिंद का युद्ध होता है और इस युद्ध में हम देखते हैं कि मोहम्मद गजनी एक बार फिर से जयपाल को हराता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इस युद्ध के बाद हमको वह हिंद का दूसरा युद्ध भी देखने को मिलता है जो मोहम्मद गजनी और जयपाल के पुत्र आनंदपाल के बीच हुआ था। उस युद्ध में भी मोहम्मद गजनी की जीत होती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मोहम्मद गजनी ने जयपाल को पेशावर के युद्ध में हराया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने मोहम्मद गौरी को कयादरा के युद्ध में हराया था? फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये युद्ध 1178 एडी में लड़ा गया था और इस युद्ध में हम देखते हैं कि एक तरफ मोहम्मद गौरी और एक तरफ नायिका देवी थी और इस युद्ध में नायिका देवी की जीत होती है। चालुक्य राजवंश के शासक अजय पाल की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र होते हैं मूलराज सिंह, वो सिंहासन पर बैठते हैं, मगर यहाँ पर मूलराज की आयु कम होती है, इसलिए उनके स्थान पर उनकी माता नायिका देवी शासन करती हैं और वो यहाँ पर मोहम्मद गौरी को हराती हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो यह है कि प्रबंध चिंतामणि में इस युद्ध का उल्लेख हमको मिलता है और फिर कुछ समय बाद हम ये देखते हैं कि चालुक्य राजवंश की कमान भीमा द्वितीय के हाथ में आ जाती है। इसलिए कुछ किताबों में आपको ये देखने को भी मिलेगा कि कयाद्रा के युद्ध में भीमा द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो तराइन के युद्ध होते हैं। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। इस पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखना है। पहला बैटल 1191 एडी में लड़ा जाता है और दूसरा बैटल 1192 एडी में लड़ा जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इस युद्ध को हम भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत जाता है तो उसके बाद पहली बार उत्तर भारत में इस्लामिक एम्पायर इस्टेब्लिश होता है, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा जयचंद किस राजपूत वंश से संबंधित हैं? राजा जयचंद गढ़वाल राजवंश से संबंधित हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर हमको ये बात भी याद रखना चाहिए कि मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में चंदावार का युद्ध हुआ था और ये युद्ध 1194 एडी में हुआ था, जिस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1307 में देवगिरी का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और किसके बीच लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स ये युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और रामचंद्र देव के बीच लड़ा गया था 1307 एडी में। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब होता है दूसरा अलेक्जेंडर। अलाउद्दीन खिलजी के समय हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता है और अधिकतर युद्धों में अलाउद्दीन खिलजी को जीत प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से भी लड़ाई करी थी और उस समय भारत पर जो मंगोल आक्रमण का खतरा था, उस खतरे का सामना अलाउद्दीन खिलजी बड़ी कुशलता से करते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यहाँ पर एक और प्रमुख लड़ाई जो अलाउद्दीन खिलजी लड़ते हैं वो है चित्तौड़ का युद्ध, जो 1303 एडी में लड़ा गया था राजा रतन सिंह के साथ। इस युद्ध के बारे में हमको मोहम्मद जैसी की किताब पद्मावत से पता चलता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात करी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किली का युद्ध दिल्ली सल्तनत और किसके बीच लड़ा गया था? किली का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये युद्ध दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच लड़ा गया था। जिस समय दिल्ली सल्तनत पर खिलजियों का शासन था, उस समय मंगोलों ने 7 बार भारत पर आक्रमण किया था और हर बार यहाँ पर खिलजियों ने मंगोलों को भारत में आने से रोका। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किली के युद्ध की। ये युद्ध 1299 एडी में लड़ा गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच किली का युद्ध लड़ा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राणा कुम्भा ने सारंगपुर के युद्ध में किसे हराया था? सारंगपुर का युद्ध 1437 एडी में हुआ था। इस युद्ध में हम देखते हैं कि राणा कुम्भा ने महमूद खिलजी को हराया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, महमूद खिलजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 एडी में लड़ा गया था और फिर हम इस युद्ध के बाद देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। इस युद्ध में हम देखते हैं कि बाबर ने तोपों का उपयोग किया था और यहाँ पर नई युद्ध नीति, जिसको तुलुगुमा कहा जाता है, उसका भी यहाँ पर बाबर उपयोग करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बाबर आसानी से इब्राहिम लोदी को हरा पाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पानीपत की पहली लड़ाई के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर ने नहीं लड़ा था? तो बाबर ने 1527 एडी में राणा सांगा के साथ कनवा का युद्ध लड़ा था। फिर हम देखते हैं चंदेरी का युद्ध बाबर ने 1528 एडी में मेंदिनी राय के साथ लड़ा था और यहाँ पर घाघरा का युद्ध बाबर ने महमूद लोदी के साथ 1529 एडी में लड़ा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ चौसा, जो बाबर ने नहीं लड़ा था। बैटल ऑफ चौसा फ्रेंड्स हमको 1539 एडी में देखने को मिलता है, जो कि
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया भी था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, बैटल ऑफ चौसा, जो युद्ध बाबर ने नहीं लड़ा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दो इम्पोर्टेंट युद्धों में हराया था। पहला बैटल ऑफ चौसा, जो 1539 में लड़ा गया था, और उसके बाद हम देखते हैं बिलग्राम का युद्ध, जिसको बैटल ऑफ कन्नौज भी कहा जाता है। ये लड़ा गया था 1540 एडी में। और इसी युद्ध के बाद हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी हुमायूं को हराकर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ बिलग्राम, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असीरगढ़ का युद्ध अकबर और किसके मध्य लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर असीरगढ़ का युद्ध अकबर और मियाँ बहादुर के बीच लड़ा गया था। ये बैटल हम देखते हैं कि 1601 एडी में लड़ा गया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिवर का युद्ध कब लड़ा गया था? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। ये बैटल अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, और ये बैटल 1582 एडी में लड़ा गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। और इस युद्ध में हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप मुगलों पर एक निर्णायक जीत हासिल करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बैटल ऑफ दिवेर 1582 एडी में लड़ा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य को तालीकोट के युद्ध में हराया था? तो यहाँ पर फ्रेंड्स, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच तलाईकोट का युद्ध होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। इसको आपको याद रखना है। ये बैटल हम देखते हैं कि 23 जनवरी 1565 एडी में लड़ा गया था, और इस बैटल में बहमनी साम्राज्य की जीत होती है। इसको दक्कन भारत का बहुत ही प्रमुख युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस बैटल के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था, और ये युद्ध 1658 एडी में लड़ा गया था। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर हमको ये बात याद रखना चाहिए कि औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों ही शाहजहाँ के बेटे थे। यहाँ पर शाहजहाँ चाहते थे कि दारा शिकोह उनका उत्तराधिकारी बने और मुगल साम्राज्य का बादशाह बने, मगर यहाँ पर औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह से लड़ाई करते हैं, और यहाँ पर उनको हराकर उनकी हत्या कर देते हैं और अपने पिता को बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद वो मुगल साम्राज्य के बादशाह बनते हैं। तो फ्रेंड्स, धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। इस पॉइंट को नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब यहाँ पर मुगल बादशाह बनने के बाद आलमगीर की उपाधि लेते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्हापुर का युद्ध छत्रपति शिवाजी और किसके बीच हुआ था? फ्रेंड्स, कोल्हापुर का युद्ध छत्रपति शिवाजी और आदिल शाही सेना के बीच हुआ था। यह युद्ध 28 दिसंबर 1659 को हुआ था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर अगर हम छत्रपति शिवाजी की बात करें, तो उन्होंने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़े हैं। आइए उनको देख लेते हैं। जैसे कि प्रतापगढ़ का युद्ध उन्होंने 10 नवंबर 1659 को लड़ा था, और यह युद्ध छत्रपति शिवाजी और अफजल खान के बीच हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं पवनखिंड का युद्ध, जो 13 जुलाई 1660 में हुआ था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये युद्ध मराठाओं और आदिल शाही सेना के बीच में होता है। इन सभी बैटल्स में फ्रेंड्स छत्रपति शिवाजी और मराठाओं की जीत होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंहगढ़ के युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड्स, इस युद्ध में हम देखते हैं कि मराठा सेना का नेतृत्व तानाजी मालुसरे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, इसको याद रखिएगा। यह बैटल 4 फरवरी 1670 एडी में लड़ा गया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यह युद्ध सिंहगढ़ के किले के पास हुआ था, इसलिए इसको सिंहगढ़ का युद्ध कहा जाता है। यहाँ पर तानाजी मालुसरे मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरी तरफ हम देखते हैं उदय भान राठौर मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और फ्रेंड्स, इस बैटल में हम देखते हैं कि मराठाओं की जीत होती है, और वो यहाँ पर मुगलों को हराने में कामयाब होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर फ्रेंड्स आप हिस्ट्री को बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ साथ हिस्टोरिकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं, जिससे आप हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंसिवली समझ सकें, तो फ्रेंड्स आपको रूट ऐप पर हिस्ट्री का लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच दोनों ही अवेलेबल है। आप उसको एक बार विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स और टेस्ट सीरीज सभी अवेलेबल होता है। तो इस बैच को आप एक बार ज़रूर रूट ऐप पर विजिट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, भोपाल का युद्ध 1737 ईडी में लड़ा गया था, और ये युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में हम देखते हैं कि एक तरफ मराठा साम्राज्य के बाजीराव प्रथम थे, और दूसरी तरफ
निज़ाम, मुगल और राजपूतों की सेना थी। यहाँ पर बाजीराव प्रथम इस युद्ध को जीतने में कामयाब होते हैं और यहाँ पर वो एक साथ निज़ाम, मुगल और राजपूतों की सेना को हराते हैं। इसलिए बैटल ऑफ भोपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैटल ये बात बताता है कि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मराठा साम्राज्य था। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि बाजीराव के समय ही मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीव के युद्ध में पुर्तगालियों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? यह बैटल 1509 ईडी में लड़ा गया था और इस बैटल में हम देखते हैं कि पोर्चुगीज का नेतृत्व यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने किया था। इस युद्ध में एक तरफ तो पुर्तगाली थे और दूसरी तरफ यहाँ पर गुजरात के सुल्तान, मिस्र के राजा और कैलीकट के राजा जैमुरिन का सैन्य गठबंधन था और यहाँ पर इस बैटल में पुर्तगालियों की जीत होती है, जिसके बाद यहाँ पर पुर्तगाली भारत में अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करते हैं, जिससे उनको बहुत अधिक व्यापारिक लाभ भी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ ड्यू 1509 में लड़ा गया था और यहाँ पर पोर्चुगीज का नेतृत्व किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने स्वाली के युद्ध में कैसे हराया था? तो फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगाल को हराया था। यह बैटल 1612 एडी में लड़ा गया था और इस युद्ध में पोर्चुगीज की हार के बाद यह बात साबित हो गई थी कि उस समय अंग्रेजों के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी और इस युद्ध के बाद हम देखेंगे कि अंग्रेज और ज़्यादा सक्रिय होंगे और पुर्तगालियों का यहाँ पर पतन होना चालू होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, बैटल ऑफ स्वाली में अंग्रेजों ने पोर्चुगीज को हराया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलेक्सले चैपल की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? भारत में हम देखते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में कार्नेटिक वॉर्स होते हैं। यहाँ पर उनके बीच में 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे और जब पहले कार्नेटिक वॉर का अंत होता है तो उसके बाद यहाँ पर एलेक्सले चैपल की संधि साइन होती है। ये संधि 1748 एडी में साइन होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरकोट की घेराबंदी किसने की थी? फ्रेंड्स, आरकोट की घेराबंदी हम देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। दूसरा कार्नेटिक युद्ध जो 1749 से लेकर 1754 एडी के बीच में लड़ा गया था, उस दौरान हम देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1751 एडी में आरकोट की घेराबंदी की थी, जो कि अंग्रेजों की जीत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। दूसरे कार्नेटिक युद्ध के बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में पौंडीचेरी की संधि साइन होती है 1755 एडी में। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलाचेल का युद्ध डच और किसके बीच लड़ा गया था? फ्रेंड्स, यहाँ पर कोलाचल का युद्ध डच और ट्रेवनकोर के बीच लड़ा गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह बैटल काफ़ी इंपॉर्टेंट था और यह बैटल 1741 एडी में लड़ा गया था। इस बैटल में हम देखते हैं कि डच की हार होती है और ट्रेवनकोर की जीत होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा कि उस समय ट्रेवनकोर के राजा थे मार्तांड वर्मा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? यहाँ पर अंग्रेजों और डच के बीच बेदरा की लड़ाई होती है। ये लड़ाई 1759 एडी में लड़ी गई थी और इस लड़ाई में हम देखते हैं कि अंग्रेजों की जीत होती है। इस लड़ाई में हार के बाद हम देखते हैं कि डच भारत को छोड़ देते हैं और फिर वो इंडोनेशिया में ही सिर्फ अपनी व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों पर फोकस करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये लड़ाई महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर एक और अपने यूरोपियन कंपटीशन को हराने में कामयाब होते हैं। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? फ्रेंड्स, इलाहाबाद की संधि हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी 1757 एडी में जीता, जिसके बाद उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया और बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जो एक और प्रमुख युद्ध लड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत किया, तो वो था बैटल ऑफ बक्सर, जो लड़ा गया था 1764 एडी में। इस बैटल में एक तरफ तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद दौला और मुगल सम्राट शाह आलम टू थे और इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था मेजर हेक्टर मुनरो ने और बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की जीत होती है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़ाई में नेतृत्व जरूर हेक्टर मुनरो ने किया था, मगर इलाहाबाद की संधि साइन की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? अंग्रेजों और मैसूर के बीच हम देखते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं और यहाँ पर तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगापट्टनम की संधि 1792 में साइन की जाती है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेज मैसूर साम्राज्य को हराने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद इस संधि को साइन किया जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। पहले एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हम देखते हैं कि मद्रास की संधि साइन होती है और इस युद्ध में मैसूर की जीत हुई थी। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा।
दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर के बाद मंगलोर की संधि साइन होती है और ये युद्ध ड्रॉ रहा था, यानी कि यहाँ पर कोई भी निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। तीसरे युद्ध के बाद हमने देखा श्रीरंगापट्टनम की संधि साइन हुई। और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, जिसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और उनकी मृत्यु कर दी जाती है, इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज वोडियार वंश के साथ सहायक गठबंधन की संधि साइन करते हैं 1799 एडी में। इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने किसके साथ ग्वालियर की संधि साइन की थी? फ्रेंड्स, यहाँ पर अंग्रेजों ने ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ साइन की थी। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। बेसिकली ये एक सहायक गठबंधन की संधि होती है जो यहाँ पर सिंधियाओं के साथ साइन की जाती है तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद। इस पॉइंट को नोट करिएगा। तीसरा एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पर 1817 एडी में लड़ा गया था, वॉरेन हेस्टिंग के समय। और इस युद्ध में जीत के बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने हर मराठा परिवार और राजवंश के साथ सहायक गठबंधन की संधि साइन की थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों को बहुत अधिक राजनीतिक और आर्थिक लाभ होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिन की संधि किस युद्ध के बाद साइन हुई थी? फ्रेंड्स, बेसिन की संधि दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद साइन की गई थी। यहाँ पर 1802 एडी में पूना की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में हम देखते हैं कि होलकर पेशवा और सिंधिया को हरा देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर पेशवा अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन की संधि साइन करते हैं, जिसको बेसिन की संधि कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो यहाँ पर द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान हमको बेसिन की संधि देखने को मिलती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कारनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके मध्य लड़ा गया था? कारनाल का युद्ध 1739 ईडी में लड़ा गया था और ये युद्ध नादिर शाह और मुगल साम्राज्य के महमूद शाह के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में नादिर शाह की जीत होती है और जीत के बाद हम देखते हैं कि नादिर शाह मुगल साम्राज्य की संपत्ति और मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली को लूटता है। इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य कभी भी रिकवर नहीं कर पाता और यहाँ पर औरंगजेब के समय से जो मुगल साम्राज्य का पतन चलता आ रहा था, वो कारनाल के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन कंप्लीट हो जाता है और मुगल साम्राज्य सिर्फ नॉमिनल और सिंबॉलिक पावर बन के रह जाते हैं उत्तर भारत के। तो फ्रेंड्स, कारनाल का युद्ध नादिर शाह और महमूद शाह के बीच लड़ा गया था 1739 एडी में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने वॉर्स एंड बैटल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अगर आपने हमारे अभी वॉर्स एंड बैटल सीरीज़ के वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर हमने हर इंपॉर्टेंट बैटल को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, जिसको देखने के बाद आपका एग्जाम में डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उन वीडियोस को देखना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की डिटेल पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।